हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट, इसके पहले आपने कुलम्ब्स लॉ को अच्छे से पढ़ रखा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेन कंसेप्ट क्या है। तो आज की क्लास सुपर से भी ऊपर होने वाली है। आज के बाद कभी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा। बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने आने वाला है। तो आप पूरी एनर्जी के साथ बैठो, पूरे जोश के साथ बैठो और आज जो टॉपिक मैं आपको चल रहा हूँ बताने के लिए पूरे कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नीड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्यों फाइंड आउट करते हैं। तो आगे हम आपको बताने वाले हैं गॉस लॉ। जब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इम्पोर्टेंस गॉस लॉ से है। और अगर हम गॉस लॉ पूछें कि हम क्यों अप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो आइए वो आप समझ रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी इंपॉर्टेंस गॉस लॉ से है। और गॉस लॉ की इम्पोर्टेंस क्यों है तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने के लिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप इजीली गॉस लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कितना बेहतरीन कंसेप्ट है। फिर मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इम्पोर्टेंस गॉस लॉ से है और गॉस लॉ की इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने की वजह से है। आई होप आपके फंडे क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेन कंसेप्ट क्या है। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना है तो उसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एरिया क्या होता है। व्हाट इज एरिया? तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आपसे, ये एरिया क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा हुआ है एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी भी हम एज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एरिया एज ए वेक्टर एज्यूम करके चलना है। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि सर एरिया एज ए वेक्टर हम कैसे मान सकते हैं। तो आज आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि एरिया हम एज ए वेक्टर क्यों एज्यूम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने क्लास 11th में बताया था, वहाँ पे आप याद करो, आपको मैंने बताया था ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा होती है। अगर दो वेक्टर ए और बी किसी प्लेन में लाई करें तब उस केस में जो उसका क्रॉस वेक्टर होगा उस प्लेन से बाहर या फिर अंदर की तरफ होगा। कहने का मतलब, अगर हम कोई पैरेललोग्राम सपोज करें, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, और उस ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी तो आंसर है ए बी साइन थीटा एन कैप। बस यही कंसेप्ट आज मैं यूज कर रहा हूँ। कहने का मतलब जो आप जानते हैं बस वही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे मैंने सपोज किया एरिया वेक्टर को मुझे सब समझना है। एरिया वेक्टर, मैंने ये एज्यूम किया कि हमारे पास इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर है x, इधर है y और इधर है z। डियर स्टूडेंट, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आज आपने पूरे वीडियो को वॉच किया तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको फील करा दूंगा कि मेन कंसेप्ट आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है। हम गॉस लॉ भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करो। जैसे मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, या आप एक पैरेललोग्राम भी मान सकते हो। अब मैंने मान लिया कि डियर स्टूडेंट, अगर ये रेक्टेंगल है तब इस केस में मैंने मान लिया कि ये साइड ए है और ये साइड बी है। अब ये रेक्टेंगल जो आपका ये ओ ए बी सी मैंने एज्यूम किया।
अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, इसका जो एरिया होगा ये हो जाएगा A इंटू बी। बिल्कुल, बट मुझे क्या सपोज करना है, मुझे बात करना है एरिया वेक्टर की। मुझे एरिया वेक्टर की बात करनी है। एरिया वेक्टर मुझे एज्यूम करना है क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम पूछें कि ए और बी कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आप कहेंगे ए और बी इस प्लेन पे लाई कर रहा है। याद करो, ए और बी इस प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब ए इधर है, बी इधर है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है। और अगर दो वेक्टर किसी प्लेन पे लाई करें तो हमेशा ए क्रॉस बी किधर होता है, तो आप कहेंगे ए क्रॉस बी या तो बाहर की तरफ होगा या तो इस प्लेन के अंदर की तरफ होगा। तो अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, ओ ए क्रॉस ओ बी, ओ ए क्रॉस ओ बी, ओ ए क्रॉस ओ सी। अब इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या होगी, तो बहुत आसान है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, मॉड ऑफ ओ ए मॉड ऑफ ओ सी, इसके बाद आप बोलते हैं साइन थीटा इनटू एन कैप। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर पूछे डियर स्टूडेंट ओ ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे ओ ए के बराबर है, और जो ओ बी है ओ सी है ये बी के बराबर है। साइन थीटा तो यहाँ हो जाएगा साइन 90, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है। एन कैफ की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो आप डियर स्टूडेंट एन कैफ क्या सपोज करेंगे, या तो ये प्लेन के अंदर होगा या तो ये प्लेन के बाहर होगा। कहने का मतलब एन कैफ की वैल्यू या तो के कैफ होगी और या तो माइनस के कैफ होगी। चूंकि x में पहला वेक्टर है, y में दूसरा वेक्टर है, तो a क्रॉस b क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। अगर आप ये डायरेक्शन सपोज कर रहे हो तब तो बाहर की तरफ होगा, अगर आप ये डायरेक्शन मान रहे हो तब ये अंदर की तरफ होगा। कहने का मतलब डायरेक्शन हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो यहाँ पे एरिया है, जो एरिया वेक्टर है, यही डियर स्टूडेंट क्या है, ओ ए क्रॉस ओ सी है, और इसी को हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे यही है ए बी के कैफ, या फिर हम बोलेंगे माइनस ए बी के कैफ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि के कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। के कैप यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन, और जो ए बी है ये है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट, अगर किसी स्केलर के साथ अगर हम कोई यूनिट वेक्टर लगाएं तो क्या बन जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है। अब डियर स्टूडेंट, अगर ये रेक्टेंगल है तो आप बोलेंगे इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आप कहेंगे इस प्लेन से या तो बाहर की तरफ होगा या तो इस प्लेन से अंदर की तरफ होगा। कहने का मतलब हमेशा प्लेन का एरिया प्लेन के नॉर्मल होता है, प्लेन के नॉर्मल होता है। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब जहां पे दोनों साइड्स लाई करेंगे उसी प्लेन से बिल्कुल या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे ये एक प्लेन शीट है, ये एक प्लेन शीट है, अगर पूछें कि बताओ इस प्लेन शीट का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आप इस प्लेन शीट पे 90 एंगल बनाओ, तो ये 90 एंगल हो गया। यही जो 90 एंगल होगा, ये जो इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। या तो इधर होगी और या तो फिर आप इधर कह सकते हो। मैंने अगर पीछे इस मार्कर को दिखाया तो ये भी आप कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर है। कहने का मतलब इस प्लेन शीट के या तो इधर होगा और या तो इधर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम एरिया वेक्टर डिसाइड करते हैं। अब कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, आप बताओ कि एरिया वेक्टर का कंसेप्ट कैसे यहाँ पे और क्लियर होगा। जैसे पहला, अगर मैं सपोज करूँ कि हमारे पास कोई 3 डायमेंशन बॉडी है, तब उस केस में एरिया वेक्टर आप कैसे डिसाइड करेंगे।
अगर कोई 3 डायमेंशन बॉडी है, अगर कोई 2 डायमेंशन बॉडी है, 2 डायमेंशन वाले केस में क्या होगा, या तो आउटवर्ड होगा और या फिर क्या होगा, इनवर्ड होगा। ध्यान रहे, या तो इनवर्ड होगा, 2 केस हैं, आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसे ये प्लेन शीट था, या तो इस प्लेन शीट से बाहर की तरफ होगा या तो इस प्लेन शीट के अंदर की तरफ होगा, ये केस हो सकता है। जैसे आपने अगर प्लेन शीट को यहाँ पे रखा हुआ है तो ये है एरिया वेक्टर, और अगर इसके हम उधर जाना चाहें तो अंदर की तरफ हो जाएगा। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें डियर स्टूडेंट, मैंने सपोज कर लिया कि आपके पास एक क्यूब है, एक आपने मान लिया कि क्यूब है, ये मैंने अज्यूम किया क्यूब है ये, हाँ ये क्यूब आपके सामने है। ये क्यूब है। अब अगर आपसे पूछें कि बताओ क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, क्योंकि एरिया क्या है, 2 डायमेंशन है, तो जब कोई 3 डायमेंशन बॉडी आप सपोज करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा 2 डायमेंशन सिस्टम वहाँ पे क्या है। तो इसका मतलब 2 डायमेंशन क्या होता है 3 डायमेंशन बॉडी में, तो आंसर है सारे फेसेस होते हैं। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ क्यूब में कितने फेस होंगे, आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा भी एक 3 डायमेंशन बॉडी है। अगर पूछें जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में कितने फेसेस हैं, तो आपका आंसर होगा 6। अब 6 कौन कौन से होंगे, तो मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है, ऊपर वाला ये दीवार फर्स्ट फेस, ये दीवार सेकंड फेस, ऊपर जो छत है इसको हम बोलेंगे 4 या 3rd, और नीचे जो ग्राउंड है इसको हम बोलेंगे 4। अब बचा डियर स्टूडेंट ये लेफ्ट और राइट वाला, तो इस वाले को मैंने मान लिया कि ये 5 है जो ये अंदर वाला है, और जो बाहर वाला है इसको मैंने मान लिया 6। कहने का मतलब आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में 6 फेसेस हैं, और सारे फेस में एरिया वेक्टर होगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हम कोई 3 डायमेंशन बॉडी सपोज करते हैं तब वहाँ पे एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ कंसीडर करते हैं, कभी भी इनवर्ट डायरेक्शन में एरिया वेक्टर नहीं होगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपके सामने ये एक 3 डायमेंशन बॉडी है, दैट इज कॉल्ड, मैंने अज्यूम किया कि ये क्यूबिकल बॉडी है, इसके कितने फेसेस हैं, तो एक फेस ये हुआ, दूसरा फेस ये हुआ, तीसरा फेस ये हुआ, और इसका चौथा फेस ये हुआ, 5वां ये ऊपर वाला, और 6ठा ये नीचे वाला। कहने का मतलब इसमें पूरे 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4, एक 5, और ये पीछे वाला 6। तो जैसे यहाँ पे 6 फेस हैं, अब अगर हम इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे रखें तो आप क्या कहेंगे, आपने इस 3 डायमेंशन बॉडी को किसी प्लेन पे रखा हुआ है, 2 डायमेंशन प्लेन पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके सारे फेस को यहाँ पे दिखा पाना मुश्किल है। तो ओनली हम इमेजिनेशन करते हैं, हम यहाँ पे इमेजिनेशन करते हैं कि इसके सारे फेस किस तरीके से हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने ये सपोज किया तो आप कहोगे डियर स्टूडेंट इस वाले फेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आप कहेंगे इस वाले फेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, न कि अंदर की तरफ होगा। जितने भी बॉडी होती हैं 3 डायमेंशन, उन सब में एरिया वेक्टर हमेशा हम बाहर की तरफ ही एज्यूम करते हैं। अब अगर पूछें कि यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आप कहेंगे ये बाहर की तरफ है, दिस इज द एरिया वेक्टर, ये हो गया वेक्टर ए। ऐसे ये वाला फेस है तो इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर, वेक्टर ए। ऐसे ये वाला फेस है डियर स्टूडेंट, इसका हो जाएगा एरिया वेक्टर, वेक्टर ए। ऐसे ऊपर वाले का क्या होगा, वेक्टर ए। अब ये अंदर वाला फेस है और एक बाहर वाला फेस है, तो इस वाले का जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे होगा, वेक्टर ए, और इस वाले का यूं, वेक्टर ए। कहने का मतलब यहाँ पे जितने फेस हैं, ये वाला फेस है तो ऐसे एरिया वेक्टर, ये वाला फेस है तो ये एरिया वेक्टर, ये वाला फेस है तो ये एरिया वेक्टर, और अगर ये वाला फेस है ये वाला एरिया वेक्टर, और नीचे इसका इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर, और इस ऊपर यहाँ पे ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो कहने का मतलब यहाँ पे सारे फेस से बाहर की तरफ एरिया वेक्टर है, न कि अंदर की तरफ है। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो कितने यहाँ पे फेसेस हैं, सारे फेसेस 6 फेसेस हैं, उन 6 फेस पे जो एरिया वेक्टर होगा ये बाहर की तरफ होगा। जब भी हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो हम क्या सपोज करेंगे, 2 डायमेंशन प्लेन,
ये भी 2 डायमेंशन प्लेन है, ये भी 2 डायमेंशन प्लेन है, सारे के सारे 2 डायमेंशन प्लेन है। उस 2 डायमेंशन प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा बाहर की तरफ होगा। किस केस में? तो आंसर है 3 डायमेंशन बॉडी के केस में। लेकिन अगर 2 डायमेंशन बॉडी होता तब हम इनवर्ड आउटवर्ड दोनों सपोज करते। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है। आपने मान लिया कि कोई एक सिलिंड्रिकल बॉडी है इस तरीके से, ये अगर पूछें कि बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जैसे ये आपके सामने एक सिलिंड्रिकल बॉडी है। अब ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 सरफेस हैं, एक सरफेस इसका ये हुआ और एक सरफेस ये हुआ और एक सरफेस इसका ये कर्व वाला हो गया। तो इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? आप कहेंगे ऐसे बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे 90 एंगल बनेगा ऐसे। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? यहाँ पे भी 90 एंगल ये बनेगा ऐसे बाहर की तरफ। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? आप कहीं पे लगाओ इसको, ऐसे कहीं पे भी लगाओगे हमेशा हर जगह 90 एंगल बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया एरिया वेक्टर। आई होप आप फील कर लिए होंगे। अब अगर डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इधर होगा, इस वाले का एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा, और इधर एरिया वेक्टर होगा ये, और ये सारे एंगल 90 होंगे। जितने भी यहाँ पे बन रहे हैं ये सब एंगल 90 होंगे। कहने का मतलब हमेशा एरिया वेक्टर प्लेन से नॉर्मल होता है। ध्यान रहे, प्लेन से नॉर्मल होता है। अगर मैंने प्लेन शीट को ऐसे रखा हुआ है तब आप कहेंगे एरिया वेक्टर ये है, लेकिन अगर आपने प्लेन शीट को ऐसे रखा हुआ है तब आप कहेंगे ये प्लेन शीट का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। अगर आपने इस प्लेन शीट को इस प्लेन के पैरेलल रखा हुआ, ये पैरेलल है, तब उस केस में एरिया वेक्टर 90 एंगल पे होगा, इस प्लेन से 90 एंगल पे। लेकिन अगर आपने इस प्लेन शीट को इस प्लेन के परपेंडिकुलर रख दिया तब उस केस में एरिया वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ये चीज़, हमेशा एरिया वेक्टर प्लेन शीट से 90 एंगल पे होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट आई होप मैं मान के चल रहा हूं कि आपका कंसेप्ट एरिया वेक्टर का 100% क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेन कंसेप्ट क्या है। हाँ बिल्कुल डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट बहुत ही बेसिक है, आप आराम से समझ जाओगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना लिंक हो रही हैं किसी एरिया से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना लिंक होती हैं किसी एरिया से वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप ऐसे सपोज कर सकते हो कि मैंने मान लिया कि ये एक प्लेन शीट है, ये एक प्लेन शीट है, आपके सामने ये प्लेन शीट है। अब मैंने यहाँ पे इसके सामने मैंने एक लाइट यहाँ पे जला दिया, एक बल्ब यहाँ पे जला दिया। तो अगर आपसे पूछें कि बताओ इस बल्ब से जो लाइट निकल रही है उस लाइट का कितना पोर्शन लिंक होगा, तो आप कहेंगे इस पूरे एरिया पे लाइट आ जाएगी, इस पूरे एरिया पे लाइट आ जाएगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एरिया लाइट से लिंक होगा। तो जो एरिया लाइट से लिंक हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तब उस केस में जो ऊपर लाइट पहले इसको लिंक कर रहा था अब इसको लिंक नहीं करेगा, ऊपर वाली लाइट सीधे निकल जाएगी। कहने का मतलब इसको रोटेट करने पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जो लिंक एरिया था वो चेंज हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब जब ये बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर होगा लाइट के, बीम ऑफ लाइट के, तब उस केस में आप कहेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। लेकिन जब इसको हम ऐसे रोटेट करते जाएंगे तब उस केस में क्या होगा? फ्लक्स का मान घटता जाएगा। और अगर आपने इस तरीके से कर दिया तब बिल्कुल इस पे लाइट पड़ेगा ही नहीं, लाइट सीधे ऊपर निकल जाएगी। तो आप कहेंगे अब यहाँ पे बनने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से लिंक ही नहीं हो रही हैं, आपने बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना लिंक हो रही हैं, जितना लिंक होगी वही फ्लक्स है। समझने का प्रयास करो। जैसे मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट ये एक प्लेन शीट है, हाँ ये एक मैंने मान लिया एक प्लेन शीट है। ये एक प्लेन शीट है। अब अगर मैंने यहाँ पे सपोज किया कि इस प्लेन शीट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे एग्जर्ट हो रही है,
यूं ऐसे ऐसे। अब अगर आपसे पूछें कि बताओ आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपका आंसर होगा कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन क्रिएट करता है? मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पे कोई एक प्लेन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल करके आ रही हैं, इसलिए पैरेलल एक दूसरे के हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया को सपोज किया हुआ, ये एक एरिया है जिसका मैंने मान लिया इसका एरिया आपने क्या सपोज कर लिया, अगर ये एक प्लेन शीट है जिसके पास लेंथ और ब्रेथ है, तो मैंने इसका एरिया ए भी एज्यूम कर लिया। अब डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछें कि इसका एरिया आपने अगर ए माना हुआ है, कैपिटल ए माना हुआ है, मैंने ऐसा एज्यूम किया, तो आप बताओ इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना लिंक हो रही हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से लिंक हो रही है इस पूरे एरिया से, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने आपको बताया जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किससे लिंक हो, एरिया से लिंक हो। अगर ए एरिया से ई लिंक हो रही है तो इसका मतलब ई ए हो जाएगा फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बेसिक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक टू द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ध्यान रहे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ से पूछें कि इस तरीके से आपने रखा हुआ है इस प्लेन शीट को, यहाँ पे आपने ऐसे रखा हुआ है प्लेन शीट को, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, मतलब यहाँ पे कहीं चार्ज है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो ये होगा एरिया वेक्टर। कहने का मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तभी जा करके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ई टाइम्स ऑफ ए हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओ, कहने का मतलब अगर आपने यहाँ पे ई को बढ़ाया, अगर आपने यहाँ पे ई को बढ़ाया, ई बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है ये बिल्कुल हाई स्ट्रेंथ की है। कहने का मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो सेपरेशन वो काफ़ी कम हो चुका है, बहुत पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा? कहने का मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी कम थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है। तब डियर स्टूडेंट अब क्या होगा इस केस में? आपने इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। अब जब ज़्यादा स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हो रही हैं, तब उस केस में आप क्या कहेंगे? अगर ई का मान बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है फाई ई का मान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फाई ई और ए दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो आप कहेंगे क्या होगा? देन फाई ई इंक्रीजेज। बहुत सिंपल है। दूसरी बात, अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया, कहने का मतलब अब आप जो सपोज कर रहे हैं प्लेन शीट, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, यूँ ऐसे है, तो सिंपल सी बात है जब भाई एरिया ज़्यादा होगा तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा लिंक करेंगी, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक करेंगी एरिया से, ज़्यादा एरिया से, तब उस केस में फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि व्हेन एरिया इंक्रीजेज देन फाई ई आल्सो इंक्रीजेज। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम फाई ई को इंक्रीज करते हैं। अब डियर स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपने ये सपोज किया कि ये कोई एक प्लेन शीट है, इस तरीके से कोई एक प्लेन शीट है, ऐसे आपने बनाया, या आपने इसी प्लेन शीट को हल्का सा और घुमा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिक्स्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे आ रही थी वैसे आ रही है, मतलब आपने इस प्लेन शीट को हल्का सा घुमा दिया। पहले आपने ऐसे रखा था इस प्लेन शीट को, आपने इसको हल्का सा घुमा दिया। देखो ध्यान दो, जब आप इसको घुमाओगे तब उस केस में क्या होगा? उस केस में ये भी घूमेगा उसके साथ। कहने का मतलब अगर आप इसको रोटेट करोगे तब उस केस में इसका नॉर्मल भी इस प्लेन के साथ घूमेगा। पहले एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 था, जब आपने इसको थीटा एंगल घुमा दिया, अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में वेक्टर क्रिएट हो गया है, एंगल क्रिएट हो गया, सॉरी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और आपने इसको हल्का सा यूं घुमा दिया, पहले ऐसे था आपने इसको घुमा दिया, बेंड कर दिया, ऐसे कर दिया आपने इसको हल्का सा बेंड कर दिया यूं ऐसे।
यूं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सिंपल ऐसे जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है अब ये क्या हो गया है, इसका जो एरिया वेक्टर है अब ये बिल्कुल ऐसे हो गया है, पहले ऐसे था, अब ये इसका एरिया वेक्टर यूं हो गया है, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया है। ये कहने का मतलब अब ये एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे हो गया है। जब आपने इसको सीधा रखा था, जब आपने इसको सीधा रखा था तब उस केस में ये थीटा का मान 0 था, लेकिन जब आपने इसको हल्का सा रोटेट कर दिया, पहले ये ऐसे था, हल्का सा जब आपने घुमाया, आपने देखा इसके साथ एरिया वेक्टर, पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, इसको हल्का सा घुमाया तो ये भी इसके साथ घूम गया, एरिया वेक्टर भी घूम गया, एंगल थीटा बन गया। अब अगर आपसे पूछें कि बताओ इस एरिया के वेक्टर के कितने कंपोनेंट है, तो आप कहेंगे a cos थीटा इधर होगा और दूसरा इसका जो कंपोनेंट होगा ये इधर जाएगा, a sin थीटा, a sin थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एरिया वेक्टर है, डियर स्टूडेंट, कौन सा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो a cos थीटा कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मतलब a cos थीटा कंपोनेंट एरिया जो इस प्लेन का है यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्रिएट करेगा, a sin थीटा कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगा, इसका मतलब ये नो फ्लक्स क्रिएट करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, ये बिल्कुल बाहर की तरफ है, इधर वाले एरिया से हमको कोई मतलब नहीं, वो किससे मतलब है, इस वाले एरिया से मतलब है, इसका मतलब ये फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ ये फ्लक्स क्रिएट करेगा, क्योंकि यही किधर है, यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ बताओ फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे E तो कांस्टेंट है, जो पहले E था वही अब भी E है, लेकिन अब यहाँ पे एरिया चेंज हो गया है, एरिया की वैल्यू कम हो गई है, पहले एरिया का मान a था, अब a cos थीटा हो गया है, थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, एरिया का मान घटता जाएगा, इसका मतलब अब ये हो गया E a cos थीटा। जब भी हम किसी प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी थीटा एंगल पर रखते हैं तब उस केस में फ्लक्स की वैल्यू घट जाती है। आई होप आप ये कंसेप्ट फील कर लिए होंगे। इसको डियर स्टूडेंट हम कैसे लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू ए बी कॉस थीटा होता है। अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो आप कहेंगे फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ऐसा भी आप लिख सकते हो। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछें कि आप बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेन कंसेप्ट क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स का जो कंसेप्ट है, जो डिफिनीशन है वो क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक होती हैं किसी भी एरिया से नॉर्मली, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक normally to the area of an object is called electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, तो ये आप जान लो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब किसी दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है। इसका यूनिट कैसे हम निकालेंगे, यूनिट तो बहुत सिंपल है, ई का यूनिट क्या होगा, तो आप कहेंगे ये होता है न्यूटन पर कूलम और ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। आई होप आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई का क्या होता है यूनिट, न्यूटन पर कूलम, या इसको हम बोलते हैं V/d, इसका मतलब वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, ये भी होता है यूनिट। आप यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, तो न्यूटन का डायमेंशन mL T⁻²,
डिवाइड बाई ए टी यहाँ पे कर देंगे और मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -1, ये मिल जाएगा एम एल क्यूब टी पावर -3 ए की पावर -1। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आप आराम से कर सकते हो। तो ये डियर स्टूडेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपके फंडे और क्लियर हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं ये सपोज करूं कि डियर स्टूडेंट कि एक कोई प्लेन सीट है जो एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, अब आप बताओ उसका फ्लक्स क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग टू जेड एक्सिस है। ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब, सबसे पहला क्वेश्चन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, यहाँ पे एक प्लेन इस तरीके से रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे गिवन है जिसको हम बोलेंगे ई की वैल्यू है ई नॉट आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इसका एरिया यहाँ पे ए गिवन है, मतलब ये स्क्वायर है। ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अगर आपसे पूछें कि आप बताओ कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दो, अब कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो ये सारे क्वेश्चन आप देखते रहो जो मैं कर रहा हूं, फटाफट देखते रहो। अगर पूछें कि बताओ अगर ये प्लेन एक्स वाई में है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन है, ये लाई क्या है, स्क्वायर लाई इन एक्स वाई प्लेन। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर ये प्लेन एक्स वाई में लाई कर रहा है स्क्वायर, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। तो आपका आंसर होगा इसका एरिया किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर, तो आप कहेंगे इसका एरिया वेक्टर जे कैप में होगा। मतलब अगर वेक्टर ए की बात करें तो आप किधर कहेंगे, तो आंसर है ये के कैप डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। अब फाई ई की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे ई, वेक्टर ई डॉट हो जाएगा वेक्टर ए, ये होता है फॉर्मूला। अब ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो ई नॉट आई कैप, इसका मतलब ये है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जो ये दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ई नॉट, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट है। आप चाहे यहाँ पे अज्यूम करो, चाहे यहाँ पे अज्यूम करो, चाहे आगे कहीं पे सपोज करो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, कांस्टेंट है ये। इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे ई नॉट और आई कैप, डॉट का साइन लगाएंगे। एक स्थान पे क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और साथ में यहाँ लिखेंगे हम के कैप। अब आप बताओ आंसर कितना आएगा, तो आंसर आ जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर और ब्रैकेट में आई कैप डॉट के कैप। तो आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ के कॉस 90, इसका मतलब कॉस 90 जीरो होता है, तो आंसर आ जाएगा 0। ये आंसर हो गया 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट ये। अब अगेन मेरा क्वेश्चन आपसे है सेकंड, आप मुझे बताओगे फास्ट रिप्लाई करके। सेम क्वेश्चन है अब, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे ये सपोज किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप की डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, या फिर मैं अलग से बना देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अगर मैंने मान लिया कि सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई नॉट के कैप है, ये गिवन है और ये सेम है ए, ओके, इधर x इधर y इधर z। अब आप बताओ यहाँ पे एरिया की वैल्यू क्या होगी या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सेम कंसेप्ट है। आप ट्राई करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा डियर स्टूडेंट इसका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे।
अगर हम पूछें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे ई डॉट ए, ई के स्थान पे क्या पुट करेंगे तो आप कहेंगे ई नॉट के कैप डॉट एरिया क्या होगा तो आप कहेंगे ए स्क्वायर इंटू के कैप। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तब एरिया वेक्टर होगा के कैप में, अगर ये एक्स जेड प्लेन में होता तब उस केस में इसका एरिया वेक्टर जे कैप होता। ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर किस प्लेन में लाई कर रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यह आंसर कितना आएगा, आप कहोगे ई नॉट ए स्क्वायर और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आएगा ई नॉट ए स्क्वायर। ये हो गया आंसर। डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने 2 डायमेंशन बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकाला हुआ है, ये 2 डायमेंशन बॉडी के लिए था। अब अगर हम आपसे पूछें कि कोई 3 डायमेंशन बॉडी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उस केस में फ्लक्स की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगर हम सपोज करें कोई 3 डायमेंशन बॉडी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट आपका परफेक्ट होगा, इसलिए सवाल को ध्यान से आप देखें, आई होप आपको मजा आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं करता हूं। अब अगर 3 डायमेंशन बॉडी है, 3 डायमेंशन कोई बॉडी है, तब उस केस में हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लिया आपने एक क्यूब है, यूं क्यूब है और यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से, ये क्यूब हो गया, हाँ ये क्यूब है, और ये रखा हुआ है मेरे भाई, इधर है आपकी एक्स एक्सिस, और सॉरी इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, और यहाँ पे है जेड एक्सिस। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है और इसकी वैल्यू इक्वल टू ई नॉट आई कैफ है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, हर जगह एक्स वगैरह यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब ये है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कांस्टेंट दिया है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो। कहीं पे आप सपोज करो यहाँ पे भी वही होगा, वही यहाँ पे होगा, वही हर जगह वही होगा। आपको बताना है कि बताओ फाइंड, इसमें पूछा गया है फाइंड फाई ईच फेस से वैल्यू क्या होगी, ईच फेस से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। दूसरा फाई टोटल, कहने का मतलब इस पूरे से निकलने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन ये है। और पहला क्या है, अलग अलग फेस से कितना होगा। ध्यान दो, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आगे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला फेस यहाँ पे कौन सा है तो आप कहेंगे ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है, चौथा वाला ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। अब ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। मैंने आपको बताया था कि हमेशा 3 डायमेंशन बॉडी में एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है। अगर पूछें कि ये वाला जो फेस है, इस वाले फेस से एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आपका आंसर होगा इस वाले से एरिया वेक्टर इधर होगा, ये एरिया वेक्टर होगा। इस ए की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, और एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे है। तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। इस फेस से एरिया वेक्टर इधर की तरफ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एंटी पैरेलल है, इसका मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। इस वाले फेस से बात करते हैं, इस वाले फेस पे एरिया वेक्टर ऐसे है, बोलो सही है। इससे दिखाते हैं ब्लैक से, इस वाले फेस पे एरिया वेक्टर ऐसे है, क्लियर। एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे है, इसका मतलब थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब अगर पूछें कि ये वाले पे एरिया वेक्टर किधर होगा, तो डियर स्टूडेंट आप जवाब दो, यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर, कितना एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आप कहेंगे ये एंगल 90 है, यहाँ पे 90 है। ऐसे इस वाले फेस पे कितना बनाएगा, ये भी एंगल 90 हो जाएगा, एरिया वेक्टर 90 बनाएगा। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई डायरेक्शन में है, आई कैप यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल एक्स में जा रही है। अगर एक्स में जा रही है और वाई में अगर एरिया वेक्टर हो जाए और जेड में अगर एरिया वेक्टर हो जाए, तब उस केस में फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कास 90 बनाएगा वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। अब आप सपोज करो जिस कमरे में आप बैठे हो, अगर उस कमरे में अगर हम कोई एक
एरो चलाएं सीधा, कमरे के बाहर हम एक तीर चला रहे हैं, तो तीर किस फेस को तीर क्या करेगा, होल करेगा, मतलब किस किस फेस को तीर जो है वो भेद करके आगे निकल जाएगा, या किस किस फेस को तीर क्रॉस करेगा। तो आपका आंसर है सिर्फ दो फेस को क्रॉस करेगा, एक पहले वाली दीवार को और एक दूसरी वाली दीवार को। जो पहले वाली दीवार है उसको क्रॉस करेगा, बट वहां पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, बाहर की तरफ, तो थीटा हो जाएगा 180। लेकिन जो दूसरी वाली दीवार है जब उससे बाहर निकलेगा उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है तो थीटा 0 होगा। बाकी इसके अलावा जितनी भी दीवारें हैं उस दीवार के पैरेलल निकलेगा ये। आप ऊपर की बात करोगे तो ऊपर क्या होगा, उस दीवार के पैरेलल, नीचे भी दीवार के पैरेलल, साइड वाले भी दीवार के पैरेलल, हर जगह दीवार के पैरेलल से जाएगा। और जब दीवार के पैरेलल से जाएगा एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, 90 बनाएगा एंगल। तो कहने का मतलब जितने भी फेसेस यहाँ पे हैं फर्स्ट और सेकंड के अलावा सारे फेस से एंगल 90 बनेगा और फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर हम पूछें कि φ1 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे EA cos 180 और इसका आंसर आएगा EA प्लस के साथ नहीं माइनस के साथ। अगर पूछें φ2 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे EA cos 0 तो इसका आंसर आएगा माइनस EA नहीं प्लस EA। ऐसे अगर φ3 की बात करें तो आप कहोगे EA cos 90 और इस 90 की वैल्यू 0 मतलब 0। ऐसे φ4 की बात करें तो आप कहोगे EA cos 90 और यही आएगा φ5 मतलब 0 और यही आएगा φ6 0, सब 0 आ जाएंगे। ये पहला आंसर हो गया आपका, फर्स्ट सोल्यूशन फर्स्ट है ये। अगर हम पूछें सेकंड का आंसर क्या होगा तो अब आपको बताना है कि नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपने जिस जिस फेज से फ्लक्स का मान निकाला हुआ अगर उसको हम फाइनली ऐड कर देंगे तो पूरे इस क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स का मान मिल जाएगा। इसका मतलब अगर फाई टोटल की बात करें तो आप कहेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस डॉट 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 φ6 और इसका आंसर कितना आएगा EA माइनस EA प्लस EA और यहाँ पे सब 0 पहले से ही है। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब इस पूरे क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना है, 0। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आई होप आपने फील कर लिया होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं सपोज करूं कि एक हमारे पास क्यूब है, नहीं हमारे पास एक सिलेंडर है, अगर उस सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तब उस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ईच फेज से क्या होगा और टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये है x एक्सिस, ये y और ये z। यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर सपोज किया, इस तरीके से एक सिलेंडर है यूं। आपने इस सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E0I कैप, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ यहाँ पे फाई ईच कितना होगा और दूसरा फाई टोटल कितना होगा, दोनों आपको बताना है। ध्यान दो कैसे आप बताएंगे। सबसे पहले आप इस वाले फेस के पास आएंगे, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, थीटा कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 180 डिग्री। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे यहाँ पे बात करेंगे तो इधर है एरिया वेक्टर और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, थीटा हो गया 0। इस वाले सरफेस पे अगर हम बात करेंगे, जैसे ये है ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर और इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे 0 एंगल, यहाँ पे 180 एंगल। अगर हम इस वाले कर्व सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कितना बनाएगा एंगल, तो 90 बनाएगा। हर जगह इस सरफेस पे 90 बनाएगा, कहीं पे भी आप इसको रखोगे तो इसका मतलब इस वाले सरफेस पे हर जगह 90 बनाएगा। आप चाहे यहाँ पे निकालो और चाहे यहाँ पे निकालो, हर जगह 90 बनाएगा। इसका मतलब अगर ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है, तो हम पूछें कि बताओ φ1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे φ1 हो जाएगा EA cos 180, इसका मतलब माइनस EA आएगा। φ2 कितना आएगा तो आप कहोगे EA cos 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस EA। अच्छा φ3 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे EA cos 90 और cos 90 0 होता है इसलिए 0 हो गया। दूसरी बात फाई टोटल कितना आएगा, फाई टोटल कितना आएगा तो आप कहेंगे जो फाई टोटल होगा
वो क्या करना है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 को ऐड कर देना है। तो φ1 कितना है माइनस ई, φ2 कितना है ई और φ3 कितना है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। एक बात तो समझ में आ गई हमारे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी बॉडी को रखें तो हमेशा नेट फ्लक्स का मान 0 होता है। किसी भी बॉडी को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस केस में फ्लक्स का मान 0 होगा। जैसे मैं अगेन आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, अगर आपने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर आपने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, बताओ फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तब कुछ नहीं करना, आपको सीधे क्या बोलना है कि भैया जो फाई होगा नेट वो कितना आएगा 0 आएगा। कहने का मतलब अगर हम किसी 3 डायमेंशन बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तब उस केस में नेट फ्लक्स का मान 0 होता है। ये नोट बना करके आप नोट कर लो कि व्हेन ए 3 डायमेंशन बॉडी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स विल बी 0। मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। मैंने क्या सीखा कि जब किसी 3 डायमेंशन बॉडी को कहाँ रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उस केस में फ्लक्स का मान कितना होता है 0। नोट और इस पे 10 स्टार लगाओ। when a 3 dimension body placed in an uniform electric field then total flux is 0. The total flux passing through it is 0. Passing through it is 0. आई होप आप समझ गए होंगे कितना बेहतरीन कंसेप्ट है ये। अब एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने कर रहा हूं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब उस केस में क्या होगा। देखो दिमाग लगाओ। अब अगर आपने सपोज किया, सेम क्वेश्चन आप इसको कर लो, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। ध्यान दो, अगर मैंने सपोज किया कि एक क्यूब है, कितने सवाल हो गए, बहुत हो गए होंगे, कम से कम 7-8 तो हो ही गया होगा। देखो भाई एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे मैंने मान लिया कि क्यूब है इस तरीके से, ये यूँ, ठीक। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये E की वैल्यू E0 इंटू एक्स आई कैप गिवन है ये, और इसकी साइड यहाँ पे ए गिवन है, ये क्यूब का साइड है, क्यूब का साइड है। आपको बताना है कि यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। फाइंड क्या निकालना है, फाइंड फाई टोटल, ये आपको निकालना है। फाई टोटल की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रहे। अब यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, x की वैल्यू 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा, x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में है, ओनली i डायरेक्शन में है, ओनली x डायरेक्शन में है ये, बाकी y और z में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो EY की वैल्यू है और जो EZ की वैल्यू है ये बिल्कुल 0 है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एंड z एक्सिस, ओनली अलोंग x एक्सिस गिवन इन द प्रॉब्लम। आप कैसे लगाएंगे इसको, तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। अगर हम सपोज करें कि ये फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड है, ये 4 है और ये 5th है, ये 6 है, तो बहुत आसान है। आप कहेंगे भैया फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि अगर अलोंग टू अगर x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब सिर्फ 2 से ही फ्लक्स का मान होगा, बाकी 4 से फ्लक्स का मान 0 होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है कि φ3 बराबर φ4 बराबर φ5 बराबर φ6 बराबर 0। क्यों 0 होगा भैया, क्योंकि हम लिखेंगे EA cos 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0। इसका मतलब 4 तो 0 हो गए, बचे 2 φ1 और φ2, वही आपको निकालना है। तो अगर φ1 की बात करें तो कितना होगा, ध्यान दो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने मान लिया कि φ1 का मतलब ये E0 1 है और डॉट A है, ध्यान रहे मैंने E0 1 लिखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो पहले वाले फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 1 है।
और यहाँ पे वेक्टर ए एरिया है। अच्छा बताओ वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर होगा। भाई अगर हम किसी एक फेस की बात करें तो क्यूब में किसी एक फेस का एरिया कितना होता है? तो आंसर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया। अब अगर आपसे पूछें कि बताओ फाई 1 की वैल्यू ई नॉट 1 की वैल्यू क्या होगी? तो ई कितना है? ई एक्स, ई नॉट एक्स। अगर हम ई नॉट 1 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इस वाले फेस की बात कर रहे हैं, और ये फेस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे x बराबर 0 होगा। यहाँ पे x बराबर 0 होगा, मतलब पहले वाले फेस के लिए x बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये फेस कहाँ पे लाई कर रहा है? ये फेस x y एक्सिस पे लाई कर रहा है। आप ऐसे मान लो, ऐसे रखा हुआ है, तो जो ये वाला फेस है इस वाले फेस से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम ई नॉट और यहाँ x के स्थान पे 0, ई नॉट x के स्थान पे यहाँ पे रख देंगे 0, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। अब आप बताओ भाई, अगर x का मान 0 हो गया तब उस केस में क्या होगा? आप ये कह सकते हैं ये आई कैफ है और डॉट ए स्क्वायर ये हो जाएगा कितना भैया? माइनस आई कैफ। सही है, बिल्कुल सही है। इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे x 0 होने की वजह से डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं करनी है, ये 0 आ जाएगा, फाई 1 0 आ जाएगा, फाई 1 0 आ गया। अब अगर पूछें कि बताओ फाई 2 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे फाई 2 मैंने मान लिया ई नॉट 2 है और यहाँ पे लिखा ई नॉट 2, मतलब यहाँ पे मैंने फाई 2 को मान लिया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट 2 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरी कर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बढ़ जाएगी। ई नॉट 2 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे ई नॉट मल्टीप्लाई एक्स के स्थान पे क्या पुट करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस कितना चल लिया है अब, ये अगर यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर ए। कहने का मतलब जो ये वाला फेस है, इस वाले फेस में पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक्स में डिस्टेंस ए होगा, और अगर एक्स में डिस्टेंस ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई नॉट ए। तो ये हो जाएगा ई नॉट ए, एक्स के स्थान पे ए पुट कर दिया, और मल्टीप्लाई, अब ध्यान रहे यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? आई कैफ है, और डॉट क्या लगाएंगे? ए का मतलब एरिया वेक्टर किधर है? तो आप कहेंगे ये भी आई डायरेक्शन में है, तो ए स्क्वायर आई कैफ हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बाहर करें तो ये हो जाएगा ई नॉट ए क्यूब, और यहाँ पे आई कैफ डॉट आई कैफ की वैल्यू होती है 1, तो आंसर मिल जाएगा ई नॉट ए क्यूब। ये आंसर हो गया। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता तब भी 0 मार देते हैं आंसर। तो ध्यान रखना है कि आपको पहले चेक कर लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब उस केस में आपको याद रखना है कि नेट फ्लक्स का मान 0 नहीं आएगा। डिपेंड करेगा कौन सी सिचुएशन कैसी है। अब एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर आपको मैं 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम एक है, क्योंकि हमको कहाँ तक पहुँचना है? गौसला तक पहुँचना है। तो गौसला तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करके क्लास को एंड कर रहा हूँ। जैसे मैंने मान लिया एक स्फेयर है, इस तरीके से, हाँ एक स्फेयर है, और इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q, इसके अंदर एक चार्ज Q रखा हुआ है। अगर आपसे पूछें कि बताओ यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे? अब भाई यहाँ पे इसके पास तो कोई फेस वगैरह है नहीं, अभी तक आप क्या कर रहे थे? हर फेस से फ्लक्स का मान निकाल करके ऐड कर रहे थे। यहाँ पे तो कोई फेस वगैरह तो आप सपोज नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले सपोज करेंगे छोटा सा एरिया ds। मैंने मान लिया थोड़ा सा एरिया है, इस एरिया से निकलने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा? तो मैंने मान लिया से यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स का मान फाई है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। आई होप समझ गए होंगे। मतलब पहले मैंने थोड़ा सा एरिया सपोज किया और वहाँ पे देखा कि फ्लक्स की वैल्यू क्या है। ऐसे पहले फिर मैंने अगेन यहाँ पे सपोज किया छोटा सा एरिया, और यहाँ पे फिर देखा कि फ्लक्स की वैल्यू क्या है। ऐसे हर जगह हम क्या करेंगे? स्मॉल एरिया सपोज करके क्या करेंगे? हम फ्लक्स का मान निकालेंगे। इसके बाद सारे को हम ऐड कर देंगे तो इससे निकलने वाले फ्लक्स का मान आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम फाई की बात करें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पहले हम डी फाई 1 निकालेंगे, फिर डी फाई 2 निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम डी फाई 3, इस तरीके से हम निकालेंगे डी फाई n। और इसी को हम मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं? तो याद करो, इसको हम क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये
कहने का मतलब जब कोई क्लोज बॉडी होती है और वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी तक आपने E डॉट डी ए सपोज किया, आपने E डॉट ए सपोज किया था, क्यों? क्योंकि वहाँ हम किसी फ्लेश की बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हमको पूरे 3 डायमेंशन की बॉडी की बात करनी है और ये 3 डायमेंशन क्लोज बॉडी है, तो हम ये वाला लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि लिमिट यहाँ पे गिवन नहीं है, हम जहाँ से चल रहे हैं फिर वहीं पहुँच रहे हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए अगर फिर यहाँ पे यहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये लगाएंगे हम, इसको हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये है डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कब? जब कोई 3 डायमेंशन बॉडी इस तरीके से हो तब। अब अगर आपसे पूछें कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है। अगर रेडियस इसका r है तो आप बताओ इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो आपको पता है फ्रॉम कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? किसी स्फीयर के सरफेस पे अगर उसके अंदर Q चार्ज रखा हुआ है तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये कहता है कूलम्स लॉ। अगर हम यहाँ पे पुट करें तो आंसर कितना आएगा? और आपको पता है एरिया कितना होगा? जो एरिया होता है ये होता है स्फीयर का 4πr², ये भी आप जानते हैं। एंड एरिया दिस, एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। अगर हम पूछे कि बताओ फाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे EdA cos 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर हर जगह एक डायरेक्शन में होंगे। कहीं पे अगर आप यहाँ पे बनाओगे नॉर्मल, तो उसी नॉर्मल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा? तो ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर का भी होगा। मतलब थीटा का मान यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा। अब अगर पूछें कि बताओ यहाँ पे कितना होगा, E को मैंने बाहर कर लिया और यहाँ लिखा इंटीग्रेशन dA, और इंटीग्रेशन dA A होता है और इस A की वैल्यू क्या होती है? 4πr²। अगर हम यहाँ मान पुट करें E के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और मल्टीप्लाई अगर हम पुट करें 4πr² तो r² कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, तो आंसर आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस लॉ, यही है गॉस लॉ, इसी को हम कहते हैं गॉस लॉ। आई होप आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब अगर चार्ज किसी बॉडी के अंदर रखा हुआ है तब उस केस में निकलने वाले फ्लक्स का मान उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। दिस इज द गॉस लॉ। गॉस ने ये बताया कि आपको अलग अलग फेस से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देख लेना है कि अंदर कितना चार्ज है। जितना अंदर चार्ज होगा उसमें सिर्फ ε0 से भाग कर देना है, फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब गॉस ने क्या बताया? हाँ, गॉस लॉ ने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed body is equal to 1/ε0 times of Q enclosed। ये बताया उन्होंने। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, देख लेना है इसके अंदर कितना चार्ज है, जितना चार्ज है उसी में भाग कर देंगे ε0 से, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। कितना बेहतरीन कंसेप्ट है ये। तो आगे मेरा टॉपिक ही है गॉस लॉ, जो आपको अच्छे से डिटेल में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क, आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। हाँ, इस तरीके से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे है एक क्यूब यूँ ऐसे करके, और इसका ये डिस्टेंस a है और इसकी साइड भी a है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन है इक्वल टू E0x इंटू आई कैप। आपको बताना है कि फाई टोटल की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ओके, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। आई होप आप कर ले जाओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आज मैंने आपको जितना बताया, अगर आपकी ये पूरे समझ में आ गया है तो समझ लो कि गॉस लॉ आप चुटकियों में समझ जाओगे। गॉस लॉ बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। तो डियर स्टूडेंट, मुझे पूरा प्राउड फील हो रहा है कि आपने पूरा समझ लिया होगा। तो अगर आपके समझ में कोई कंसेप्ट नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताओ। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहो, बाय।